नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मेरे मन में बहुत दिन से एक सवाल घूम रहा था, आप सब लोगों के मन में होगा। मुझे नहीं लगता कोई भारतीय होगा जिसके मन में ये सवाल ना हो कि आखिर इस देश की अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रवेश कैसे हुआ और काले धन का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ। अब आज के संदर्भ में बात करें तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि चुनाव के कारण जो है काला धन जनरेट होता है और चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है और काले धन से ही चंदा मिलता है। ये तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इस पर विचार करना ज़रूरी है। और मैं जैसा पहले एक वीडियो में कहा था कि आज के यानी वर्तमान के बहुत से प्रश्नों का उत्तर हमको अतीत में जाकर खोजना पड़ता है। तो अतीत में जाएं, आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। सारे तथ्य मौजूद हैं, सारी परिस्थितियां मौजूद हैं, सारे फैसले मौजूद हैं। ये अलग बात है कि उस तरह से हम लोगों ने आज तक इसको देखने की कोशिश नहीं की या इस तरह से दिखाने की कोशिश नहीं की गई। जिन लोगों ने ये किया उनसे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते आप कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन जो लोग इसके विरोध में थे उन्होंने भी ये नैरेटिव बनाने में कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है इंदिरा गांधी के राज से, और सबसे महत्वपूर्ण समय है 1972 से 1976 का, और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई 1969 में, जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय इंदिरा गांधी कमज़ोर थीं। उनको पार्टी पर कब्जा करना था, उनको सिंडिकेट को हराना था। सिंडिकेट के लोगों को, यानी सिंडिकेट उस समय जो संगठन के लोग थे और जो जनाधार वाले नेता थे और वरिष्ठ नेता थे, अनुभवी नेता थे, उनको पार्टी से बाहर करना था और अपना एक कोर ग्रुप बनाकर एक तरह से नई कांग्रेस बनाना था उनको, जिसमें उनका वर्चस्व स्थापित हो। पुराने लोगों को लगा था कि जब उनको लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया था कि उनके हाथ की कठपुतली होंगी, गूंगी गुड़िया कहा जाता था। ये नाम उनको जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, लेकिन सिंडिकेट के लोग उनको यही मानकर चल रहे थे और इंदिरा गांधी को साबित करना था कि वो गूंगी गुड़िया नहीं है, उनके हाथ की कठपुतली नहीं है। तो पार्टी टूट गई। पार्टी चलाना, कोई भी पार्टी हो, उस समय की कांग्रेस रही हो, आज की कोई पार्टी हो, पार्टी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और 1969 में जो हुआ, उस समय पार्टी को चलाने के लिए और पार्टी के दूसरे गुट से लड़ने के लिए जो स्थापित लोग थे, राज्यों में मुख्यमंत्री थे या रह चुके थे, राज्यों में उनका जनाधार था, प्रभाव था, राज्य के उद्योगपतियों से उनके संबंध थे, इन सब को देखते हुए इंदिरा गांधी को पैसे की ज़रूरत थी। अब पैसे की ज़रूरत थी तो क्या करें? ऐसे तो कोई जो है उद्योगपति पैसा देगा नहीं। समस्या आएगी, नंबर 1 पे पैसा दे नहीं सकता, और नंबर 2 में पैसा देने के लिए नंबर 2 का पैसा होना चाहिए। तो ब्लैक मनी का जनरेशन बहुत ज़रूरी हो गया। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें ब्लैक मनी जनरेट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचे। और जो ब्लैक मनी जनरेट करेंगे इस कोशिश में, और जाहिर है कि सभी लोग करेंगे, जो भी कमाई कर रहा है, जो भी वेल्थ क्रिएशन का काम कर रहा है, वो ब्लैक मनी जनरेट करेगा ही करेगा। उसको मजबूर कर दिया गया सरकार की पॉलिसी के जरिए। और ब्लैक मनी जनरेट करेगा तो उसको हर समय इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियों का डर रहेगा, तो वो सरकार के नियंत्रण में रहेगा और सत्तारूढ़ दल को चंदा देगा। और ब्लैक में चंदा देगा, इसलिए उसको देने में परेशानी नहीं और लेने वाले को परेशानी नहीं। तो क्या किया गया? जवाहरलाल नेहरू के समय 1949-50 में, 1949-50 में जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट था वो 25% था। सबसे पहले तो जो 1971 में मिड टर्म इलेक्शन हुआ, उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने, और ये बताने की कोशिश की कि वो गरीबों के साथ है। लेकिन दरअसल उनका साथ जो है वो ऐसे उद्योगपतियों का था जो उनको चंदा दे सके,
जो ब्लैक मनी जनरेट कर सके और उससे उनको फ़ायदा पहुंचा सके। तो इसके लिए कानून ऐसा बनाना ज़रूरी था कि ब्लैक मनी जनरेट करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प बचे नहीं। तो इनकम टैक्स रेट मैक्सिमम 73-74 में क्या था आपको पता है या आपको याद है? कुछ लोगों को हो सकता है याद हो। 97.5%, उसमें सरचार्ज वगैरह जोड़कर 97.75% तक पहुंच गया। तो 10 लाख की आमदनी पर आपको 9,33,000 के करीब टैक्स देना पड़ता था। यानी आप 10 लाख रुपया मेहनत करके कमाएंगे तो 9,33,000 रुपये सरकार ले लेगी। 5 लाख रुपए सालाना कमाएंगे तो 4,45,000 सरकार ले लेगी। तो फिर आप वेल्थ क्रिएशन करेंगे क्यों? जब एक तरह से सारा का सारा पैसा सरकार ही लेगी तो आप वेल्थ क्रिएशन क्यों करेंगे? क्यों कमाई करेंगे? क्यों मेहनत करेंगे? क्यों पैसा लगाएंगे? क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कर रहे थे उद्योगपति और वेल्थ क्रिएशन भी कर रहे थे। तो उनको रास्ता दिया गया कि ब्लैक मनी जनरेट करो, काले धन में पैसा कमाओ, इनकम टैक्स को धता बताओ, जितनी आमदनी हो रही है दिखाओ ही मत, इतनी कम आमदनी दिखाओ कि टैक्स जो है मिनिमम देना पड़े, नाम मात्र को देना पड़े, जिससे लगे कि आप टैक्स देते हैं। तो सरकार को सुविधा हो गई और उद्योगपतियों को सुविधा हो गई और इसमें कूद गई नौकरशाही। तो ये तीनों का एक नेक्सस बन गया और इसमें मददगार बने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और इस तरह का जो पूरा जो इकोसिस्टम है वो साथ में जुड़ गया। तो भारत के लोगों को ये सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई कि ब्लैक मनी कैसे जनरेट करते हैं, अपनी आय को, वास्तविक आय को सरकार से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कैसे छुपाना है, और फिर भी आप न छुपा सकें तो रिश्वत देकर आप मामले को रफा दफा करा सकते हैं। तो 1969 में कांग्रेस के स्प्लिट से ये शुरू हुआ। इंदिरा गांधी को पैसा चाहिए था पार्टी चलाने के लिए और अपने दूसरे कामों के लिए, और पैसा मिलने का ये जरिया खुल गया। केवल यही उद्देश्य नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को, जो इंदिरा गांधी खेमा था उसको, जो गुट था उसको पैसा मिले, विपक्ष को पैसा न मिलने पाए। हमेशा इनकम टैक्स के जांच एजेंसियों के चंगुल में उद्योगपति रहेंगे या जो भी वेल्थ जनरेशन कर रहे हैं वो रहेंगे। तो उनको सख्त मनाही थी कि विपक्ष को पैसा न दे। उस दौर को आप याद करें तो विपक्ष एक तरह से साधनहीन था। जो लोगों से, आम लोगों से चंदा मिलता था उसी पर पार्टियां चलती थी। उद्योगपतियों से उनको चंदा नहीं मिलता था। जो व्यक्तिगत संबंध है, किसी से स्थानीय स्तर पर किसी की मदद की है, उसने कुछ दे दिया, वो सब अलग बात है। लेकिन व्यवस्थित रूप से, ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह से चंदा उनको नहीं मिलता था। ये सिस्टम बनाया इंदिरा गांधी ने। और आप बताएंगे, मैं जो है कह रहा हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के खलनायक कौन थे। एक नाम तो मैंने ले लिया, इंदिरा गांधी का, जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया। तो नेता जब इस तरह का सिस्टम बनाता है तो उसके जस्टिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट्स को ढूंढा जाता है, जो उसने कदम उठाया है उसको जस्टिफाई कर सके, और ऐसे लोग हों जो विशेषज्ञ कहलाते हों अपने क्षेत्र के। तो इस मामले में अर्थव्यवस्था के, आपको मालूम है उस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन था जिसने इस टैक्स रेट को जस्टिफाई किया जनता में, देश में, दुनिया में? उनका नाम था मनमोहन सिंह, जो बाद में वित्त मंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने। और जिस समय मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उस समय इंदिरा गांधी, 73-74 की बात है, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी थी। तो इस देश की अर्थव्यवस्था में काले धन का बीजारोपण करने वाले इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह थे। इन दो ने इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। हालत क्या थी आपको अंदाज़ा बहुत से लोगों को, नई पीढ़ी को तो बिल्कुल ही नहीं होगा।
एक स्कूटर वेस्पा मिला करता था उस समय। बजाज बाद में आया, बजाज आया तब भी वही स्थिति रही, बजाज की मोनोपोली बनने दी गई। वेस्पा के बाद बजाज आया। 7 साल का इंतज़ार करना पड़ता था एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए, एक गैस कनेक्शन लेने के लिए, एक स्कूटर लेने के लिए, एक एम्बेसडर कार या फिएट कार खरीदने के लिए। कई साल का फ़ोन और गैस कनेक्शन जो है इन सब और स्कूटर के लिए 7 साल का इंतज़ार करना पड़ता था। जानबूझकर स्कैर्सिटी क्रिएट की गई कि जितनी कमी होगी उतनी डिमांड जब बढ़ती जाएगी तो उसका दाम बढ़ता जाएगा। ब्लैक मार्केट में उस समय बहुत से लोगों के लिए एक दूसरा व्यवसाय हो गया था, गैस कनेक्शन, स्कूटर का अलॉटमेंट, उसके अलावा फ़ोन कनेक्शन, ये कराने के लिए पैसा कमाने का। लोग अलॉटमेंट कराते थे और उसको बेचकर जो है पैसा कमा लेते थे, तो कमाई का साधन बन गया। और अलॉटमेंट कैसे होता था? अगर प्रभावशाली सांसद है तो उसके जरिए, नहीं तो मंत्री के जरिए या बड़े अधिकारी के जरिए। इन लोगों के जरिए अलॉटमेंट आप समय से पहले अगर चाहते हैं तब मिल जाता था। उसके लिए आपकी सिफारिश होनी चाहिए, आपकी वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए। तो लाइसेंस कोटा का राज स्थापित किया गया और उसमें कुछ चुने हुए उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया। इतनी डिमांड होने के बावजूद आप बताइए कि बजाज ग्रुप ने या हिंदुस्तान मोटर ने या फिर जो ऑयल कंपनीज थी उनकी बात कर लीजिए या जो टेलीकॉम कंपनी थी, कंपनीज तो नहीं थी, कंपनी थी, उसने प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया? प्रोडक्शन बढ़ाने का लाइसेंस क्यों नहीं मिला? अगर लाइसेंस मिल जाता, जितनी डिमांड थी उतना प्रोडक्शन होने लगता तो इकॉनमी बढ़ती, इकॉनमी में पैसा आता, अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करती, लेकिन तब ये ब्लैक मनी नहीं जनरेट हो पाती। तो ये जो बाद में अभी देखिए नैरेटिव की ताकत को समझिए। आज आप किसी भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी से पूछ लीजिए, किसी विद्यार्थी से पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति से जो 1991-92 में 17, 18, 20 साल का रहा हो, उससे पूछ लीजिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था को, देश में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम लेकर कौन आया, तो सबसे पहले मनमोहन सिंह का नाम लेगा। तो मनमोहन सिंह ने क्या किया भाई? जो उन्होंने किया, अगर इसका क्रेडिट उनको देना है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि वो 1972, 73, 74, 75, 76 में गलत काम कर रहे थे या 1991, 92, 93 में 96 तक जब वो वित्त मंत्री रहे तब गलत काम कर रहे थे। दोनों तो बातें सही नहीं हो सकती कि लाइसेंस कोटा राज खत्म करना है और लाइसेंस कोटा राज को स्थापित करना है। ये दोनों काम, इन दोनों कामों में मनमोहन सिंह का योगदान, और बड़ा योगदान और प्रभावी योगदान। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए वो करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कुछ शर्तें थीं। वो पूरा पुलिंदा जो है भारत सरकार को भेजा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, और उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अगर मुझे ठीक याद है। कोई ऐसा पद है नहीं जिस पर मनमोहन सिंह रह न चुके हों। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी, इकोनॉमिक एडवाइज़र, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब पदों पर रह चुके हैं। और बेकार बदनाम हैं रामविलास पासवान, मौसम विज्ञानी कहे जाते हैं। मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह से बड़ा कोई मौसम विज्ञानी नहीं था। कैसे सत्ता बदलने के साथ बदल जाना है इसकी कला, और सत्ता में कैसे बने रहना है इसकी कला मनमोहन सिंह से बेहतर भारतीय राजनीति में कोई नहीं जानता। 1991 में सरकार बनी पीवी नरसिम्हा राव की, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा आया वो दरअसल ब्रेन चाइल्ड था पीवी नरसिम्हा राव का। लेकिन उसका श्रेय कभी कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को नहीं दिया, बल्कि उनके 5 साल के शासन की जो भी उपलब्धि थी उनमें से किसी का श्रेय नहीं दिया। किस हद तक सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से नफरत करती थी इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए
कि उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर, जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री पूरे 5 साल रह चुका हो, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, उसका पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय में आने नहीं दिया गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं दी गई। संजय गांधी के अंतिम संस्कार के लिए जगह मिलती है और कई एकड़ में मिलती है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के परिवार की कोशिश के बावजूद नहीं मिलती। उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में हुआ। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव की क्या स्थिति थी प्रधानमंत्री के रूप में। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 1-2 बातें फिर से दोहरा देता हूँ। वो हफ्ते में एक बार सोनिया गांधी को फ़ोन करते थे। कुछ दिन ये सिलसिला चला, कुछ दिन बाद उनको इंतज़ार कराया जाने लगा। सोनिया गांधी के स्टाफ के लोग भारत देश के प्रधानमंत्री को इंतज़ार करवाते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि ये मुझे इंतज़ार जो करवाया जाता है मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को बुरा लगता है। उन्होंने नटवर सिंह को बुलाकर कहा कि सोनिया गांधी मुझसे बात नहीं करती, मेरा फ़ोन नहीं उठाती, इससे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सोनिया गांधी की ताकत समझिए और सोनिया गांधी का पीवी नरसिम्हा राव से उनकी नफ़रत को समझिए, अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो उनके मुताबिक नहीं चल रहे थे। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से जब तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव जीत गए नरसिम्हा राव, तब उनको लगा कि अब वो ऑटो पायलट पे आ गए, अब उनको सोनिया गांधी की मदद की ज़रूरत नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उनके जितने विरोधी थे सब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गए बारी बारी से शिकायत करने के लिए। उनके खिलाफ सोनिया गांधी को भरा गया और सोनिया गांधी ये सब बातें सुनने के लिए तैयार बैठी ही थी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसे लोगों को अपनी बात कहने, समझाने या अपनी बात का जो है असर डालने में। तो सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी ने बयान दिया कि राजीव गांधी की हत्या की जांच धीमी की जा रही है, कायदे से नहीं हो रही है। नरसिम्हा राव ने पी चिदम्बरम को जांच की पूरी फाइल देकर सोनिया गांधी के पास भेजा, लेकिन सोनिया गांधी को संतुष्ट नहीं होना था, नहीं हुई। लेकिन आज बात सोनिया गांधी की नहीं हो रही। आज बात हो रही कि इस देश की अर्थव्यवस्था में काला धन आया कैसे। काला धन आया कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए, काला धन आया गांधी परिवार की सत्ता को कायम रखने के लिए। ये जो है कोई मेरी राय नहीं है, ये मैं तथ्यों के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई तो आधा दर्जन से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़कर देश चली गईं। जो टैक्स स्लैब बनाया गया उसके कारण देश में बाहर से इन्वेस्टमेंट आना लगभग बंद सा हो गया, और देश में भी वही लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो कांग्रेस के चहेते थे, जिनको लाइसेंस मिल रहा था, जिनको कोटा परमिट मिल रहा था। जो कांग्रेस के चहेते उस सर्कल में नहीं थे, उस कोठरी में नहीं थे, उनके लिए बिजनेस करना सबसे कठिन काम था। वही समय है जब इस देश से सबसे ज़्यादा प्रतिभा पलायन हुआ। प्रतिभाशाली युवकों को लगा कि यहाँ उनके लिए कुछ नहीं है। वो स्कॉलरशिप लेकर या जैसे भी हो, परिवार की मदद से, रिश्तेदारों की मदद से, या बाहर कोई दोस्त रिश्तेदार था उसकी मदद से बाहर चले गए। तो जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला शुरू हुआ वो श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों की देन है। काला धन अब ऐसी जड़ें जमा चुका है और इतने सिद्धस्त हो गए हैं इसमें लोग, इसको ख़त्म करना बहुत ही कठिन काम है। 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिशा में बहुत काम किया है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। ये जो साइकोलॉजी बन गई है काले धन की, नकद रखने की, इतना डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी
नकद करेंसी का जो है मोह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 2000 के नोट एक तरह से बंद कर दिए आरबीआई ने। जितना सिस्टम में था, बैंकिंग सिस्टम में, सब वापस मंगा लिया है। मार्केट से भी जितना आ सकता था ले लिया है। इसके बावजूद 7000 करोड़ से ज़्यादा के 2000 के नोट अब भी बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये काला धन केवल जो है, जो चुनाव लड़ते हैं, चंदा लेते हैं, उनके लिए नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को बचाने, इंदिरा गांधी की राजनीति को बचाने, गांधी परिवार की राजनीति को का वर्चस्व स्थापित करने के लिए लाया गया, जो घुन की तरह इस देश की अर्थव्यवस्था को खा रहा है। आप कल्पना कीजिए, उस समय अगर ये लाइसेंस कोटा परमिट राज न होता, आप 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको पढ़ें और आज देश की अर्थव्यवस्था जिस नीति पर चल रही है उसको पढ़ें, तो आपको बहुत बड़ी समानता नज़र आएगी। अगर 1948 में उस पॉलिसी को लागू किया गया होता तो ये देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन चुका होता, या कम से कम हम चीन से पीछे तो नहीं ही होते। देश में इन्वेस्टमेंट, देश का विकास बहुत तेज गति से हुआ होता। इस लाइसेंस कोटा परमिट राज ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया और काले धन की अर्थव्यवस्था को स्थापित किया। ये देन है नेहरू गांधी परिवार की, कांग्रेस पार्टी की, जिसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है और अभी कितने समय तक और भुगतना पड़ेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि जब कोई चीज़ डीएनए में आ जाती है तो उसको बाहर करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे आपके डीएनए में आ गया है भ्रष्टाचार और काला धन। और ये कोई कि प्रधानमंत्री रिश्वत नहीं लेते, मुख्यमंत्री रिश्वत नहीं लेते या फला मंत्री नहीं लेते, उससे ख़त्म नहीं होने वाला है। उससे कम होने में मदद मिलेगी। ख़त्म तब होगा जब सामान्य व्यक्ति को ये बात समझ में आएगी कि वो काले धन का इस्तेमाल करके, भ्रष्टाचार करके दरअसल अपना, अपने आने वाली पीढ़ियों का और देश का नुकसान कर रहा है। ये कोई कानून बना देने से ये परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक ईमानदारी का फ़ायदा समझ में नहीं आएगा, तब तक बहुत मुश्किल है इस हालात को बदलना। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।